हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वास्तविक मैथमेटिक्स। तो आज हम अपने चैनल पे नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है क्वेश्चन सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीएसआर नेट या फिर गेट के एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो सारे हम इस सीरीज में सॉल्व करेंगे। अब आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सीएसआर नेट में भी एक अच्छी वेटेज रखती है, अप्रोक्स 30 मार्क्स की, और गेट में भी एक अच्छी खासी वेटेज रखती है। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सारे बेसिक को समझ जाएंगे। तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि गेट 2006 से पूछा हुआ है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एक्सपोनेंशियल ई आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा डी थीटा इक्वल्स टू, और चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करना है, एक इंटीग्रेशन है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए पहले जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा दिखने में सही लगेगा, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम इसे आई मान लेते हैं, आई 0 to 2 पाई एक्सपोनेंशियल में इन और ई आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ई फंक्शन ही हमारा। ठीक है, आगे क्या करेंगे 0 to 2 पाई। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा, ये इसकी पावर में ही है। ठीक है, अगले स्टेप में 0 to 2 पाई ई आयोटा थीटा इंटू में ई माइनस आयोटा थीटा डी थीटा। हमने जानबूझ के इसे अलग अलग लिख लिया, अब थोड़ा सॉल्व करना आसान होगा। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि हम एक सर्कल मान लेंगे, लेट सी बी ए सर्कल, एक सर्कल मानते हैं, यूनिट सर्कल। ठीक है, मोड जेड इक्वल टू 1। अब इस अगर मोड जेड इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या है, जेड क्या हो गया हमारा ई आयोटा थीटा। यहां से डी जेड क्या निकलेगा, डी जेड इज इक्वल टू ई आयोटा थीटा डी थीटा और साथ में आयोटा। तो दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, यहां से अगर हम डी थीटा की वैल्यू निकालें तो हमारी डी थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, डी थीटा इक्वल टू डी जेड आयोटा ई आयोटा थीटा। अब हम देख रहे हैं जो ई आयोटा थीटा हमारा है वो तो हमारा जेड ही था, तो हम यहाँ पे दोबारा से जेड डाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन में आयोटा जेड। ठीक है, अब हम इन सब वैल्यू को वहां पर पुट करते हैं अपनी इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन क्या होगी 0 to 2 पाई ई आयोटा थीटा को हमने जेड मान रखा है तो ई की पावर जेड इंटू, देखिए जो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा है क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा, और ई की पावर आयोटा थीटा क्या है जेड, तो मैं दोबारा से इसे क्या लिखता हूँ 1 अपॉन जेड, और डी थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारी डी जेड अपॉन में आयोटा जेड। यहां से आयोटा को बाहर निकालने कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0 to 2 पाई ई जेड डी जेड अपॉन में ई जेड अपॉन में जेड स्क्वायर डी जेड। अब देखिए इस फंक्शन को आप एफ जेड मानकर चलिए, क्या मान लीजिए एफ जेड। देखिए अब तो ऐसे यहां से आगे करने के दो तरीके हैं, एक तो है जो लॉन्ग इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं, पर अगर आप उसे यूज करेंगे तो यहाँ पे बहुत क्वेश्चन लंबा हो जाएगा क्योंकि जेड डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इससे इसकी पावर और बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे अब क्या यूज करेंगे, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, जो कोची रेसिड्यू थ्योरम है जो वहां से निकलता है वहां से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा, इस चीज को क्या मान लिया, एफ जेड मान लिया। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू कोची रेसिड्यू वहां पे क्या होता है, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा रिमाइंड दिला दूं, कोची रेसिड्यू थ्योरम क्या होता था कि कोई भी अगर इंटीग्रेशन है एफ जेड डी जेड ओवर अ क्लोज कंटूर तो क्या होता है उसका 2 पाई आयोटा इनटू में सम ऑफ रेसिड्यू एट ऑल पॉइंट्स, जो भी पॉइंट उसके अंदर आ रहे हैं कंटूर के अंदर उन सब पॉइंट्स पे रेसिड्यू निकालिए, उनका सम कीजिए और 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए, वो हमारा इंटीग्रेशन का आंसर होता है। ठीक है, तो अब मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब देखिए अब इसे करते हैं, तो अब हमें साफ दिख रहा है हमारा एफ जेड क्या है ई जेड अपॉन में जेड स्क्वायर, और हमें दिख रहा है जेड इक्वल टू 0 इसका एकमात्र सिंगुलैरिटी है और वो भी क्या है पोल है। तो जेड इक्वल टू 0 हमें दिख रहा है इज द क्लियरली, यहां हम लिख सकते हैं क्लियरली z इक्वल टू 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर
टू ऑर्डर का क्या है, एक पोल है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेजिड्यू निकालेंगे, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिड्यू का फॉर्मूला तो हमें पता है, पोल पे कैसे निकालते हैं, क्या होगा 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू 0 डी बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर इंटू में e अपॉन जेड की पावर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, e की पावर z का डेरिवेटिव करेंगे, हमें डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, e की पावर z का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है e की पावर z ही आएगा, और फिर जब z का जगह 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर 0, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो ये क्या हो गया e की पावर 0, जो कि हमारा क्या हो गया 1। तो इसका रेजिड्यू क्या है 1, और हमें पता है 0 के अलावा इसकी कोई और सिमिलरिटी नहीं है, तो इसका एक ही रेजिड्यू निकलेगा एक ही पॉइंट पे, जो कि क्या है 1। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो ये ई जेड है, अपन में जेड स्क्वायर से हम एफ जेड मान के चल रहे थे डी जेड, उसका आंसर क्या हो गया 2 पाई आयोटा इनटू में 1, क्योंकि यही तो होता है 2 पाई आयोटा इनटू में सम ऑफ रेजिड्यू एट ऑल पॉइंट, रेजिड्यू एक ही पॉइंट पे आया है, वो भी क्या है 1। तो ये इसका आंसर हुआ। अब हमसे पूछा गया था आई का आंसर, तो देखिए छोटा सा रह गया, थोड़ा सा यहीं पे देख लीजिए, आई क्या था हमारा 1 आयोटा इनटू दिस थिंग, और इस चीज का हम आंसर निकाल चुके हैं, जो कि क्या है 2 पाई आयोटा, तो 1 आयोटा इनटू में 2 पाई आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, और आंसर हमारा क्या है 2 पाई। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा करेक्ट, 2 पाई इसका करेक्ट आंसर है, ए सी डी क्या है रॉन्ग आंसर। ठीक है, सिंपल, इसे नोट कर लीजिए। अब हम एक और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फिर। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हमने गेट 2006 का लिया है, गेट 2006 में एक क्वेश्चन आया था, सेकंड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, एक सीरीज दे रखी है पावर सीरीज, और उसका हमें से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए हमें पता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के 2 फॉर्मूले होते हैं, जिनमें से एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/r लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मोड an अपॉन में 1/n। हमें पता है an क्या होता है, जो z के साथ जो भी टर्म बचती है वो सारा हमारा क्या होता है an होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं हेयर an हमारा क्या है 1 + 1/n n स्क्वायर अपॉन में n क्यूब, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूले में डालते हैं 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे डालेंगे तो 1 + 1/n n स्क्वायर अपॉन में n क्यूब की मोड की पावर 1/n। अब देखिए पावर ये अंदर जाएगी तो यहां से जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1/n की पावर n। और यहां पर हम क्या करेंगे कि ना ये जो क्यूब है इसको हम पावर एक्सचेंज कर देंगे, क्यूब को बाहर ले लेंगे 1/n को अंदर ले लेंगे ताकि इजीली सॉल्व हो सके। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसे n की पावर 1/n, और इसके बाहर लिख देंगे हम कि बाहर क्या लिख देंगे क्यूब, ठीक है। और ये हमारा ये बन गया सीन है, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दोनों पे अलग अलग जाएगी 1 + 1/n की पावर n एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर 1/n की क्यूब, ठीक है। अब देखो ये जो क्वांटिटी है इसे हमेशा याद रखना, लिमिट n टेंड्स टू 1/n, ये जो चीज होती है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/n की पावर n, इसका आंसर क्या होता है हमेशा e, ठीक है। और जो ये वाली चीज है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर 1/n, इसका क्या आंसर है 1। हमें रियल एनालिसिस जब करेंगे उसमें हम इस पर डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप सीधा याद रख सकते हैं कि इस चीज का आंसर क्या होता है e, और इसका आंसर क्या होता है 1। तो जब यहां से इसका आंसर क्या हो गया e, और यहाँ पे क्या हो गया 1 का क्यूब, मीन्स आंसर क्या आ गया e, और जो कि ये किसके इक्वल था 1/r के, तो यहाँ से r क्या आया 1/e, तो ये हमारा आंसर। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही था,
कौन सा ऑप्शन? ए तो गलत है, कौन सा? बी। बी हमारा क्या है? सही आंसर है। और सी और डी भी गलत है। ठीक है, तो देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। बस बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कभी कभी कि जब ऐसा कोई स्टेप आ जाता है, ऐसे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड जब लिमिट्स के आ जाते हैं सब, तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ ज्यादा आएगा नहीं, वो सब रियल में आएगा। बाकी अगर जो सिंपल सिंपल रिजल्ट है वो आप कॉम्प्लेक्स में डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जैसे ये रिजल्ट हो गया, इसका रिजल्ट हो गया, फिर उसके बाद क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाएगा। अब उसके आगे क्वेश्चन मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आपको एक वीडियो को फॉलो करते चलना है, क्योंकि अगर आपने इन वीडियो को फॉलो किया तो आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन उठा रहे हैं वो सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो कि नेट या गेट के एग्जाम में, टिफर या एनबीएचएम जो भी स्टैंडर्ड एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं। तो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पहले खत्म करेंगे, फिर उसके बाद और सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे। तो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे।